हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो मेनली दो जगह पर होता है। एक होता है एल्वेलाई लेवल के ऊपर, दूसरा टिश्यू लेवल के ऊपर। ये है हमारी एल्वेलाई। ओके, एल्वेलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है? जो मतलब गैस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर इनका जो पार्शियल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर स्पेसिफिक गैस का प्रेशर अगर देखते हैं तो उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ओके, तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159 mmHg। ओके, और PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.3 mmHg। ओके, अगर यही हम प्रेशर एल्वेलाई के अंदर बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 का जो एल्वेलाई के अंदर होता है वो कितना होता है? वो अराउंड ऑक्सीजन का तो होता है 104 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। ओके, हाँ जी। अब ये जो पार्शियल प्रेशर की बात हम क्यों कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए? जो हमारी गैसेस होते हैं ना, वो मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वेलाई एंड टिश्यू लेवल के ऊपर। अब ये हमारी एल्वेलाई है, ये हमारा हार्ट है और ये टिश्यू लेवल है। ओके, मतलब ये बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है और जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल बोल रहे हैं। ओके, और हार्ट की जो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ये वेसल आ रही है इसे हमने बोला है सिस्टमिक आर्टरी। और ये क्या कैरी करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। ओके, और ये ऑक्सीजन लेके जाएगी टिश्यू लेवल के ऊपर, टिश्यू को ऑक्सीजन की डिलीवरी करेगी और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेगी और सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन क्या होती है? वेन 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 किसे बोलते हैं? जो हार्ट को वापस ब्लड लेकर जाती है उसे बोलते हैं वेन। और इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? वेन क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हमेशा नहीं करती। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा नहीं करती। मतलब क्या है इसका? मतलब अब ये सिस्टमिक वेन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये एल्वेलाई को भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बोला? यहाँ पर इसे पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ऑर्गन के पास लेकर जाती है। ठीक है, ये भी क्या है? ये आर्टरी है। सेम ये क्या कर रही है? ये भी आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट से लेकर जाएगी एल्वेलाई के पास ब्लड। तो ये क्या है? इसके पास कौन सा ब्लड है? अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था सिस्टमिक वेन के ज़रिए राइट एट्रियम के अंदर, तो इसके पास भी क्या होगा? अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था तो यहाँ से वापस कौन सा जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कौन सा जा रहा है यहाँ से? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है यहाँ एल्वेलाई के ऊपर। कैसे? गैसेस के एक्सचेंज से। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होगा? ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होगी ना, उसके बाद ये ब्लड क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा। किसके थ्रू? ये जो है वेसल, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी वेन। ओके, ये जो पल्मोनरी का वर्ड जो है वो लंग्स के लिए होता है और इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? वो जाएगा टिश्यू के पास। ठीक है, किसके थ्रू? सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू ये सर्कुलेशन चलता है। ओके, अब ये जो सर्कुलेशन है इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे हो रहा है? पार्शियल प्रेशर देख लिया हमने, पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई के पास तो देख लिया। अब देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर जो गैसेज होती है ऑक्सीजन की, मतलब गैसेज होती है, उनका पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ऑक्सीजन एंड CO2 का।
अब मैंने बताया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं गैसेस, तो यानी कि अब इसके अंदर जो हमारा प्रेशर होता है, अब ऑक्सीजन अंदर मतलब ये जो क्या है पल्मोनरी कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर आने के लिए हमें क्या चाहिए कि ऑक्सीजन का जो अगर ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो और यहाँ पर कम हो, तो यहाँ पर कितना रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो रहता है अराउंड PO2 40 रहता है, ठीक है। इसलिए ये जो है हमारा पार्शियल प्रेशर यहाँ से कम है, यहाँ से कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से यहाँ आएगी, ओके। पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन क्या करेगी, एंटर करेगी, और पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना रहता है, CO2 का रहता है 45 mmHg, ओके। यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 40 है, यानी कि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ मूव क्या करेगी, CO2 मूव करेगी, तो CO2 एल्वुलाई में जाएगी और एल्वुलाई से बाहर की ओर जाएगी क्या, CO2, ओके। तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और CO2 बाहर चली जाएगी, और ये फिर एक्सचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ CO2 अंदर आ गई और ऑक्सीजन पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर आ गई, ठीक है। तो ये ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हमारे पास जो वो क्या है PO2 कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 95, ठीक है, 95 mmHg। एंड जो हमारा PCO2 है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40, ओके। यही सेम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा टिश्यू लेवल के ऊपर। अब टिश्यू लेवल के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर PO2 कितना है 95 mmHg और PCO2 कितना है 40, ठीक है। और जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर कितना है, टिश्यू के अंदर PO2 जो है वो है अराउंड 40 एंड PCO2 जो है PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है, वो है P45, ओके। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या जाएगी, टिश्यू से CO2 इसके अंदर एंटर करेगी, सिस्टमिक कैपिलरीज़ के अंदर, मतलब जो ब्लड कैपिलरीज़ है उसके अंदर क्या जाएगी, CO2 जाएगी, क्योंकि ये हाई है और ये लो है, हाई से लो मूव करेगी, और ऑक्सीजन यहाँ पर हाई पार्शियल प्रेशर है और यहाँ पर लो है, इसलिए यहाँ से एंटर करेगी ऑक्सीजन, ओके। तो ऐसे हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ओके। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था फिर ये ब्लड जो हमारा क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 जो है PO2 कितना रहेगा, यहाँ पर PO2 रहेगा 40, ओके। और PCO2 कितना रहेगा, PCO2 हो जाएगा यहाँ पर 45, ओके। तो एक्सचेंज होने के बाद में ये यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हो जाता है इतना, और ये सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जाएगा, एल्वुलाई के पास जाएगा, और यहाँ पर फिर से क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा और ये सेम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और ऐसे ऑक्सीजन की डिलीवरी ऑर्गन के पास एल्वुलाई एंड मतलब टिश्यू के पास एक्सचेंज होता है गैसेस का, ओके। ये था गैसेस का एक्सचेंज टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का एक्सचेंज तो देख लिया, अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है एज प्लाज्मा, एज डिजोल्व्ड प्लाज्मा, एज डिजोल्व्ड प्लाज्मा 3%, मतलब प्लाज्मा जो होता है ब्लड का उसके अंदर डिज़ोल्व होकर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी इसका ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, और वो 97% होता है। कैसे, ठीक है। जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हो जाती है और ट्रांसपोर्ट होती है अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के पास, टिश्यू के पास, ठीक है। और दूसरा तरीका है एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है
ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट जो होता है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है और उस मतलब जो आरबीसी है उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे ये ट्रांसपोर्ट होती है वो देखते हैं। और हीमोग्लोबिन से कैसे जुड़ती है और हीमोग्लोबिन की क्या स्ट्रक्चर है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है ये। एक तो है हीम ग्रुप और एक है ग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रोटीन पार्ट से बना हुआ है। और ये है हीम ग्रुप, ठीक है, ये बना है हीम ग्रुप। हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है। क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 4 मतलब लॉन्ग चेन होती हैं प्रोटीन्स की। अब जैसे कि मतलब वो एक हीमोग्लोबिन जो है वो एक क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब हीमोग्लोबिन की मतलब अब जो हमारा प्रोटीन होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड हमने पढ़े थे, मतलब इसके एक एंड के ऊपर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक ग्रुप के ऊपर अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो मतलब 4 प्रेजेंट होते हैं, एज अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसको दिखाते हैं जैसे कि ये, ठीक है। ऐसे हीमोग्लोबिन की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक एंड तो होता है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और एक होता है अमाइनो ग्रुप का, ठीक है। एक तो होता है अमाइनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक तरफ तो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप। ओके, इसे हम सिंपल समझने के लिए, ये क्या है? ये ग्लोबिन प्रोटीन है, ये ग्लोबिन प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है। ये जो चेन्स हैं वो मतलब ग्लोबिन पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। और ये मतलब जो चेन होती हैं ये 2 चेन मतलब ये 2 टाइप की चेन होती हैं। एक तो होती है अल्फ़ा चेन्स और एक होती है बीटा चेन्स, ठीक है। ये 2 होती हैं अल्फ़ा चेन्स और ये 2 होती हैं बीटा चेन्स। इनमें फ़र्क क्या है? अब जैसे कि मैं दिखाता हूँ, हाँ, मान लो ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है? अल्फ़ा चेन है, ठीक है। अल्फ़ा चेन्स, इनके अंदर 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। कितने? 141 अमाइनो एसिड से बनी हुई है ये, ठीक है। और ये हैं दोनों बीटा चेन्स। ये क्या है? बीटा चेन्स। ये हैं बीटा चेन 146 अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी हुई है। 146 अमाइनो एसिड्स मिलकर बीटा चेन्स बना रहे हैं और 141 अमाइनो एसिड मिलकर अल्फ़ा चेन बना रहे हैं। और ये जो हमारी अल्फ़ा चेन है और बीटा चेन है और ये एक साथ मिलकर एक हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बना रही हैं। अब ग्लोबिन पार्ट तो हो गया हमारा। ग्लोबिन पार्ट क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है, ये वाले, ठीक है। ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन का हिस्सा है, ओके। अब हीम ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है और वो कैसे प्रेजेंट होता है वो देखना है। जो हमारा हीम ग्रुप होता है ना वो किसी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है इन चेन्स के अंदर, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइप का अमाइनो एसिड होता है जिसके ऊपर हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लो वो अमाइनो एसिड यहाँ प्रेजेंट है, उस ग्रुप के ऊपर है ना, ये मान लो हमारा हीम ग्रुप है, ठीक है। हीम ग्रुप के ऊपर एक साइट होती है जहाँ Fe प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ये जो हमारा हीम ग्रुप है इसके सेंटर में क्या होता है? Fe प्रेजेंट होता है, आयरन, ठीक है। Fe+2 Fe+2 जो होता है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर है ना ऐसे हर मतलब जो वो ग्लोबिन प्रोटीन है, हर मतलब एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है, वहाँ पर क्या होता है? हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ भी हीम ग्रुप है और यहाँ भी हीम ग्रुप है। मान लो किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के ऊपर
हीम ग्रुप प्रेजेंट है, और उस हीम ग्रुप के पास क्या है, Fe+2 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, Fe+2, ठीक है, Fe+2 प्रेजेंट है। ये जो हमारा Fe+2 होता है ना, वहाँ ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है। ये जो Fe+2 होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, ये होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, ओके। और जो हमारा अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, ये जो अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन, ये हमारा कंप्लीट हीमोग्लोबिन है, इसके पास क्या है, इसके पास 4 हीम ग्रुप है, ठीक है। 4 हीम ग्रुप है, यानी कि 4 Fe+2 साइड्स हैं, और 4 Fe+2 साइड है, मतलब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पास 4 अमाइनो ग्रुप हैं जो फ्री हैं, ठीक है, जो फ्री हैं। 4 अमाइनो ग्रुप क्या हैं, फ्री हैं, और उनके ऊपर क्या बाइंड कर सकता है, वो CO2 बाइंडिंग साइट्स देते हैं, ठीक है, वहाँ पर CO2 बाइंड कर सकते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है और 4 CO2 मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, समझे बात, ओके। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर बाइंड करके क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाती है। ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर है ना, मान लो उसकी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होती है, उसके पास 2 पार्ट होते हैं। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, उसके पास क्या, एक तो है ग्लोबिन पार्ट, एक है हीम पार्ट, ठीक है। हीम ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर, एक तो है हीम ग्रुप प्रेजेंट है, और एक है इसके पास ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट किससे बना हुआ है, वो प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन तो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड कैसे बनती है, अमाइनो एसिड्स जब अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तब बनती है। अमाइनो एसिड कैसा होता है, उसके पास क्या होता है, ओके, COOH, और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर दूसरा कोई अमाइनो ग्रुप है, ओके, अल्काइल ग्रुप, और ये, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ये जुड़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड है और ये है एक दूसरा अमाइनो एसिड, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और ऐसे ही बहुत सारी अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब ये जुड़ जाते हैं तब एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब मान लो ये हमारा लास्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसके लास्ट में अगर कोई अमाइनो एसिड नहीं प्रेजेंट तो इसके पास एक फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। एक फ्री क्या है, इसके पास अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड यानी कि इस साइड में क्या प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ पर कोई अमाइनो एसिड नहीं है, मान लो ये मतलब एंड सीरा हो गया इसका, अगर प्रोटीन चेन का, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या रहेंगे, इसके फ्री रहेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये दोनों पार्ट क्या रहेंगे, इसके फ्री रहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने बताया है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर, इसको रफ कर दूं, ग्लोबिन पार्ट को हम इस चीज़ से डिनोट करेंगे, एक तरफ अमाइनो ग्रुप और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऐसे 4 ग्लोबिन पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, 4 ग्लोबिन पार्ट होते हैं, जिसके अंदर ऐसे, ठीक है, NH2, ये क्या है हमारा ग्लोबिन पार्ट एक,
दूसरा ग्लोबिन पार्ट और बना लेते हैं, अमाइनो ग्रुप, और तीसरा अमाइनो ग्रुप, और यहाँ भी क्या है, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये जो हमारे अमाइनो ग्रुप है ना, इनके बीच में एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के पास क्या होता है, हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर ग्लोबिन पार्ट, हर ग्लोबिन चेन, मतलब ये जो हमारी चेन नज़र आ रही है प्रोटीन्स की चेन, ये 2 चेन तो होती हैं 146 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई। ठीक है, 2 चेन्स के अंदर तो 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 चेन के अंदर होते हैं 141 अमाइनो एसिड। ठीक है, जो 141 अमाइनो एसिड वाली चेन है उन्हें बोलते हैं अल्फ़ा चेन्स। उन्हें क्या बोलते हैं, अल्फ़ा चेन बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, अल्फ़ा चेन। ये क्या है, अल्फ़ा चेन, और ये दोनों क्या है, ये है बीटा चेन। बीटा चेन, ये भी क्या है, बीटा चेन। 2 अल्फ़ा चेन, 2 बीटा चेन। ओके, अब ग्लोबिन पार्ट तो यहाँ पर हो गया। हीम ग्रुप, हीम ग्रुप क्या है, मतलब एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है इतने सारे अमाइनो एसिड्स के बीच में, उस अमाइनो एसिड के ऊपर हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, मान लो वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड यहाँ पर है, और उस अमाइनो एसिड्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हीम ग्रुप जुड़ा हुआ है। हीम ग्रुप का कौन सा हिस्सा, Fe+2, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है। और Fe+2 कहाँ प्रेजेंट है, Fe+2 उस हीम ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होता है। ये है हमारा हीम ग्रुप का हिस्सा। ओके, ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये हमारा हीम ग्रुप बनाता हूँ। ओके, ये होता है हमारा कुछ ऐसे हीम ग्रुप होता है। ये जगह नहीं है इसमें, यहाँ पे ठीक है, मान लो ये है हमारा हीम ग्रुप, और उसके सेंटर में Fe+2 प्रेजेंट है। इस Fe+2 से वो अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, और Fe+2 का एक वैलेंसी और बच गई। ठीक है, जो नीचे की तरफ मैं मतलब मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या जुड़ता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन। तो ये Fe+2 क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है। और इसी तरीके से ये अभी कंप्लीट नहीं है स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर मतलब कुछ और भी बॉन्डिंग्स होते हैं। और ये जो हमारी मतलब समझा रहा हूँ तुम्हें, ये Fe+2 क्या है, यह है हमारी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी हीम ग्रुप होगा, यहाँ पर भी हीम ग्रुप, यहाँ पर भी हीम ग्रुप। तो चारों जगह पर क्या है, हीम ग्रुप है, और उसके बीच में क्या है, Fe+2 है। और इस Fe+2 के ऊपर क्या बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है। ठीक है, Fe+2, यहाँ पर भी Fe+2, Fe+2, यहाँ पर क्या बाइंड करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट है, 4 ग्लोबिन पार्ट प्रेजेंट है, और 4 ग्लोबिन पार्ट में 4 अमाइनो ग्रुप क्या है, फ्री हैं। ठीक है, हर अमाइनो ग्रुप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग साइट है। ठीक है, यहाँ ये जो हमारा क्या है, अमाइनो ग्रुप जो है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग, CO2 बाइंडिंग साइट है। ठीक है, क्या है, CO2 बाइंडिंग साइट। ठीक है, अमाइनो ग्रुप क्या होता है, CO2 बाइंडिंग साइट, यहाँ पर CO2 बाइंड करती है। और जो हमारा हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप के ऊपर क्या बाइंड करती है, ऑक्सीजन बाइंड करती है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या करती है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकती है,
मतलब क्योंकि 4 हीम ग्रुप हैं और 4 ही Fe+2 प्रेजेंट है उनमें, इसलिए, और 4 ही मतलब CO2 कैरी कर सकती है क्योंकि यहाँ पर 4 अल्का वो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए। ओके, ये थी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। तो एक हीमोग्लोबिन, इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये है हमारी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा एक हीमोग्लोबिन है, ओके, एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है और एक हीमोग्लोबिन 4 ही CO2 मॉलिक्यूल कैरी करता है। समझे बात? तो जो हमारा ब्लड होता है, मान लो जो 1 ग्राम इसके अनुसार क्या है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, ठीक है, ओके, इसको थोड़ा रफ करता हूँ मैं। जो एक 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो जो हमारा 100 ml ब्लड होता है, 100 ml ब्लड होता है, उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? उसके अंदर नॉर्मली 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोटा मोटा मान लेते हैं, होता नहीं है, मतलब एक हेल्दी मैन के अंदर होता है इतना। ठीक है, ओके, तो जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करेगा? 15 इंटू 1.34, ये हो जाता है 20 ml ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 100 ml ब्लड के अंदर कितनी होती है? 20 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, 20 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है 20 ml ऑक्सीजन होती है। ओके, जो हमारा नॉर्मल जब क्या है, नॉर्मल कंडीशन होती है जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, क्या होती है, 2 कंडीशन होती हैं। जो मतलब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट देखा जाए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखा जाए कि कैसे होता है, वो 2 कंडीशंस में होती है। एक तो कि जब नॉर्मल कंडीशंस होती है, ये मान लो टिश्यू है, और ये हमारी दूसरी कंडीशन, यानी कि स्ट्रेनस या फिर एक्सरसाइज के दौरान कंडीशन। ओके, जब नॉर्मल कंडीशन होती है, रिलैक्स टाइम होता है, रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है, रिलैक्स कंडीशन में जब भी मतलब 100 ml ब्लड आया, 100 ml ब्लड आएगा तो वो क्या लाएगा, वो अपने साथ 20 ml ऑक्सीजन लेके आएगा। ठीक है, 20 ml ऑक्सीजन आएगी उसके साथ ब्लड कैपिलरीज के पास, टिश्यू लेवल के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से, वो सिर्फ और सिर्फ 25% होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन है वो 25% रहता है। डिसोसिएशन ऑफ HbO2 is 25% in normal condition। नॉर्मल कंडीशन में जो डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का वो 25% रहता है। क्या मतलब है इसका? जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, मान लो ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये हमारा हीमोग्लोबिन है, इसके पास मैंने बताया था कि 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये हीमोग्लोबिन लेके आया ऑक्सीजन अपने साथ, ठीक है, 20 ml ऑक्सीजन है, 25% नॉर्मल कंडीशन में डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन का। मतलब क्या है, जब नॉर्मल कंडीशन हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ 25% ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, 25% ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है। ठीक है,
25% ही निकलती है, डिलीवर होती है टिश्यू को, और जो बाकी ऑक्सीजन है वो वापस चली जाती है, वापस 75% चली जाती है। ठीक है, 75% जब हम मतलब नॉर्मल कंडीशन में एक्सहेल कर रहे होते हैं तब उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, होती है वहाँ भी ऑक्सीजन, लेकिन वहाँ पर 75% होती है। जब हम इनहेल कर रहे होते हैं वहाँ पर 100% होती है। ठीक है, यहाँ से क्या होगी, 25% ऑक्सीजन की डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, अनलोडिंग हो जाती है यहाँ से टिश्यू की तरफ। ठीक है, अब 25% अनलोडिंग होगी तो 20 ml का 25% 5 ml होगा। ठीक है, 5 ml O2 क्या हो जाएगी, यहाँ पर अनलोड हो जाएगी, अनलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, अनलोडिंग हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी C6H12O6 ग्लूकोज का। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करवाएगी, ATP 38 ATP एंड H2O एंड CO2। ठीक है, CO2 भी निकली है अभी यहाँ से। अब जो CO2 निकलेगी वो कितनी निकलेगी, आप कहोगे कि 5 ml O2 गई है तो 5 ml CO2 निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर RQ से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, यहाँ पर RQ जो होता है वो होता है 0.8, यहाँ पर RQ रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो होता है वो 0.8 होता है। और रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ओके, तो वो कितना रहता है, वो 0.8 रहता है। 5 × 0.8 4 ml होता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 ml ऑक्सीजन निकलती है बाहर। ठीक है, ठीक है, तो जो जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है उससे कम CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, बीच में ये थोड़ी वो हो जाती है, रिलीज़ या फिर कंज्यूम हो जाती है ऑक्सीजन ज़्यादा। तो जो ब्लड लेकर आ रहा है वापस अब ये जो 100 ml ब्लड है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 15 ml ऑक्सीजन होगी। ठीक है, कितनी होगी, 15 ml ऑक्सीजन होगी और 4 ml CO2 होगी। समझे बात। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये होता है डिसोसिएशन 25% रहता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 75% सैचुरेशन, किसका, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का। समझे बात। अब यहाँ से एक ही सीट खाली होगी क्योंकि 25% हुआ है डिसोसिएशन। और एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेनस कंडीशन या फिर एक्सरसाइज के दौरान, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या रहता है, 100 ml ब्लड लेके आएगा, 100 ml ब्लड आएगा। ठीक है, टिश्यू के पास उस 100 ml ब्लड के अंदर क्या होगा, 20 ml ऑक्सीजन होगी। ठीक है, 20 ml ऑक्सीजन होगी, 20 ml ऑक्सीजन होगी। तो यहाँ पर डिलीवरी कितनी होगी टिश्यू को, एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा ATP की ज़रूरत होती है। ज़्यादा ATP बनाने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक करना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा डिसोसिएशन होना चाहिए ना, तो यहाँ पर कितना डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का, यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ HbO2 इज़ 75%। यहाँ पर डिसोसिएशन होगा वो होगा 75%। जो हमारा हीमोग्लोबिन है यहाँ पर उसका 75% डिसोसिएशन, यानी कि यहाँ से 75% डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पर 3 सीट खाली होंगी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी 20 ml का 75% डिलीवर होगा, तो यानी कि यहाँ से 15 ml की अनलोडिंग होगी। समझे बात। 15 ml ऑक्सीजन की क्या होगी, अनलोडिंग होगी। ओके, और वापस से फिर क्या होगा, CO2 रिलीज़ होगी। CO2 कितनी रिलीज़ होगी इस केस में CO2 की जो है वो 12 to 16 ml, ये बदलती रहती है। ठीक है, ये बदलती रहती है। 12 to 16 ml जो है इसकी वापस से लोडिंग होती है। ठीक है, CO2 की लोडिंग होती है इस केस में। ठीक है, ये मतलब चेंज होता रहता है, 12 to 16 के बीच में रहता है ये।
तो यहाँ पर CO2 की लोडिंग होगी, ठीक है। तो वापस हमारा जो ब्लड जाएगा ऑक्सीजन की डिलीवरी करके, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर 5 ml ऑक्सीजन होगी एंड 12 to 16 यानी कि 14 ml मान लेते हैं कि हमारे पास CO2 होगी उस पर 100 ml ब्लड में, ठीक है। एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन 75% होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि 25% सैचुरेशन रहेगा बस, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 25% सैचुरेशन, या फिर होगा डिसोसिएशन होगा 75%, एक ही बात। तो ये था अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 ड्यूरिंग रिलैक्स कंडीशन एंड स्ट्रेनस कंडीशन, ठीक है। हेडिंग लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग रिलैक्स कंडीशन एंड strenuous condition